मिक्सचर बनाते हैं, किसी भी चिकित्सा विज्ञान में उसके बाद लोशन बनाते हैं, उसके बाद पेंट दवाओं का सेवन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बनाते हैं, आई ड्रॉप बनाते हैं। आप कितना ही अच्छा से दवा सेलेक्ट कर लेते हैं, टेम्परामेंट के माध्यम से कर लेते हैं, ऑर्गन्स के माध्यम से कर लेते हैं, नमस्कार। या मरीज के उसमें नेत्रानुमान के अनुसार कर सकते हैं, कर लेते हैं, या किसी भी विधि से आप दवा सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेवन विधि अगर सही नहीं हो तो दवा काम नहीं करती है या संतोषजनक काम नहीं करती है। इसलिए यह नमस्कार। सब चिकित्सकों को, नए चिकित्सकों को जानना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दवा आप चुनाव कर लेते हैं मिट्टी इलेक्ट्रोहोम इंडस्ट्रीज, तो सेवन विधि भी इंडस्ट्रियल एरिया, आपको करना है, सेवन विधि भी आपको सीखना है। पास बिहार से इसलिए कि बहुत सारा ऐसा सेवन विधि है पहले का, पुराने मॉडल का, का जो कि आज की लाइव बहुत पहले का बुक में लिखा हुआ है, का स्वागत है। और वही सेवन विधि चलते आ रहा है। डिस्टिलर बहुत सारे चिकित्सक आ रहे हैं। इलेक्ट्रोपैथिक इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक मरीज में चाहे किसी भी रोग से इलेक्ट्रोपैथी के साथ साथ कर रहा हो, कुछ एनोपैथी का भी दवा चला देते हैं। तरह के रोग में चूँकि सेवन विधि की जानकारी नहीं होती है, दवा अच्छी तरह जानकारी नहीं होने के चलते इस तरह से होता है। बनाते हैं। इसलिए आप सब चिकित्सकों को, उसके बाद लोशन खास करके नए चिकित्सकों को, बनाते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। बनाते हैं, आई ड्रॉप बनाते हैं, अब हम बताते हैं ऐसा रोग, बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें वैसा बीमारी जिसमें कष्ट नहीं होता है, डिस्टिल वाटर की ही आवश्यकता पड़ती है। वह अक्सर धीमी गति से डिस्टिल बढ़ता वाटर है। मार्केट में तेज गति से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे किसी तरह का दाग धब्बा, छाही, मैं काला दाग, इलेक्ट्रो सफ़ेद दाग, भूरा दाग, चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मुहासा, मिट्टी इलेक्ट्रो सभी तरह का चर्म रोग, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर फॉर एंड और बहुत सा रोग है जो कि बहुत धीमी गति से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए किसी बिहार से के चेहरे पर या किसी अंग पर सभी चिकित्सक काला दाग लाइव क्लास में हो रहा है आपका स्वागत है। या हो गया है, आज हम तो आपको आपको ये समझना होगा कि उस जगह पर इलेक्ट्रो मेलानिन पिगमेंट का में सिक्रेशन प्रत्येक मरीज में बढ़ रहा है। किसी भी रोग से जब मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन सब जिस भाग में में अधिक होगा वहाँ का स्किन डार्क होगा या पहले मिक्सचर बनाते हैं, कालापन जैसा महसूस होगा। उसके बाद पेंट बनाते हैं, और जहाँ का मेलानिन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आई ड्रॉप बनाते हैं। कम स्राव होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी अंग पर, चेहरे पर आपने देखा होगा कि काला दाग धब्बा, छाही जैसा महसूस होता है, उसमें जो कि हम लोगों को क्लिनिक में पेशेंट आता है, डिस्टिल वाटर की तो हम चिकित्सक समझ लेते हैं यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। मार्केट में तो ज़्यादा हो रहा है तो यह धीमी गति से होता है। ये नहीं कि मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन बढ़ गया और एक ही 2 दिन में दाग धब्बा बन गया, नहीं। इसमें 1 माह से लेकर के 1 साल तक समय लग जाता है। धीरे 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 वह दाग गहरा होता जाता है और लाल होता जाता है, लाल के बाद कालापन जैसा होता जाता है। तो इसमें अगर हम दवा भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा व्यवस्था करते हैं कि वह दवा का मात्रा कम हो और अधिक समय से, माने धीमी गति से ये बीमारी ठीक हो। तेज गति से या दवा हम जल्दी जल्दी देते हैं तो यही एग्रीवेशन करने लगता है। इसलिए जिस तरह से बीमारी का ग्रोथ हो, जिस तरह से बीमारी बढ़ रहा हो, उसी के अनुसार अगर दवा का इस्तेमाल किया जाए तो हम चिकित्सकों को
असफलता नहीं मिलेगी। हम भी आज से करीब बहुत पहले 25-26 साल पहले किसी भी रोग में दिन भर में 3 टाइम दवा देते थे, आदत बन गया था। कुछ बीमारी ठीक होता था, कुछ नहीं ठीक होता था। तब हम दवा को अपने अनुसार बदल करके देखना शुरू किया। क्योंकि हम इलेक्ट्रोपैथी के सिवा दूसरा पैथी का दवा हम लोग छूते भी नहीं है, व्यवहार करने की तो बात ही अलग है। और 33 वर्ष तक इलेक्ट्रोपैथिक किया, प्योर इलेक्ट्रोपैथिक 100%। अब 55+ एज हो गया, अब क्या करेंगे? जो होना है इसी में करना है और इसी में आगे बढ़ना है। हाँ, तो देखिए, तो जो धीमी गति से बीमारी बढ़ता है उसमें दवा भी देर देर में देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी को गिल्टी ग्लैंड हो गया, ग्लैंड हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, या एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ, ये सब एक ही चीज़ है। गिल्टी, ग्लैंड्स, ट्यूमर, एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ, सब बीमारी एक है, नाम अलग अलग दे दिया गया है। इसमें होता ये है कि शरीर में भोजन करने के बाद में दो तरह का पावर बनता है। एक होता है आपको सो जाती है, जो शरीर की आवश्यकता होती है, उस पावर की आवश्यकता शरीर की होती है। और एक होता है विजातीय पदार्थ, जिसकी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। वह समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी शरीर में गंदगी बन जाती है, सूक्ष्म गंदगी, माइक्रो वेस्ट मटेरियल, जो कि नहीं निकल पाता है। तो नहीं निकलने के चलते यह ब्लड में मिल करके सर्कुलेट करने लगता है, घूमने लगता है। और कुछ दिन बाद जहाँ का लेयर कमज़ोर होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ के रूप में निकल जाता है। वही अगर मान लीजिए कि कड़ा निकल गया, टाइट निकल गया मसल्स ग्रोथ, तो उसको ग्लैंड कहा गया, गिल्टी कहा गया। वही लूज हो गया था, ट्यूमर के रूप में कहा जाता है। वही उसी तरह से मस्सा भी हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए उस सूक्ष्म गंदगी को निकालना पड़ेगा आपको। और सूक्ष्म गंदगी को निकालने के लिए एक अंग है जिसका नाम है किडनी। तो किडनी का फंक्शन थोड़ा सा जब हम बढ़ा देते हैं, यह गंदगी धीरे धीरे निकलने लगता है। लेकिन बढ़ाने के साथ साथ इसको घुलाना भी जरूरी है, तब जा करके निकलेगा। ग्लैंड हो गया, किडनी का दवा दे दीजिए तो थोड़ा निकल जाएगा, उसको घुलने वाला भी दवा दिया जाएगा। या वैसा दवा दीजिए जिसमें घुलाने की भी क्षमता हो और निकालने की भी क्षमता हो। जैसे C2, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ हो, चाहे ग्लैंड हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे मांसपेशी कहीं बढ़ गया हो, तो C2 हम लोग क्या करते हैं, 30 पावर में या 30 पोटेंसी में 10 बूंद लेते हैं और 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। वही जो हमने अभी डिस्टिल वाटर का विकल्प बताया वो लेते हैं। अगर आपके यहाँ डिस्टिल वाटर का ऑपरेटर्स लगा हो तो डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो और 1 चम्मच दवा यानी कि 5 ml हम रोज़ एक बार इस्तेमाल कराते हैं मरीज से। और कहते हैं कि आप ये भी परहेज़ कीजिए, यानी कि वैसा चीज़ परहेज़ कीजिए
जिससे माइक्रो वेस्ट मटेरियल शरीर में न बने या कम बने। ऐसा नहीं कि दवा दे दी है तो इससे फायदा होता है। अगर किसी भी तरह गिल्टी ग्लैंड में आप C2 का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर फायदा होता है, लेकिन फायदा होना अलग बात है और रोग ठीक होना अलग बात है। अब किसी रोग में दवा फायदा होगा तो ये मत समझिए कि रोग ठीक हो जाएगा। हमारे चिकित्सक मित्र लोग बहुत खुश होते हैं कि ये रोग ठीक हो जाएगा, फायदा हो गया है। व्हाट्सएप पर भी डालते हैं कि आज दवा दिया गया, 10-15 दिन में इतना फायदा हो गया। उसके साथ हम आप नए चिकित्सकों को बता रहे हैं कि आप उसके साथ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वह माइक्रो वेस्ट मटेरियल शरीर में गंदगी बने ही नहीं, या बने भी तो कम बने। जैसे हम C2 गिल्टी ग्लैंड एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ के इलाज में देते हैं तो परहेज भी बताना चाहिए। परहेज यानी कि पेशेंट ये चीज़ न खाए। जैसे जिस खाद्य पदार्थ में ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बनता है उसको सफा परहेज कराते हैं। जैसे खट्टा, बैगन, मांस, मछली, अंडा, अपच भोजन जो पचने में देर करता हो, खेसारी मसूर का दाल या वो गरिष्ठ भोजन जो कि देर से पचता हो। ये सब में वेस्ट मटेरियल, माइक्रो वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा बनता है, शरीर में गंदगी ज़्यादा बनती है। तो ये सब हम लोग मरीज को परहेज करा करके और C2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गिल्टी ग्लैंड या एक्स्ट्रा ग्रोथ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपके पास अगर 30 पोटेंसी नहीं हो तो किसी फार्मेसी से 29 पोटेंसी का बैक पोटेंसी लेकर के अपने आप बना सकते हैं, या D3 भी दे सकते हैं। D3 का 5 गुण लीजिए, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर मिला करके 1 चम्मच रोज दीजिए। लेकिन D3 से अच्छा 30 पोटेंसी रहता है, दोनों से होता है, लेकिन वो D3 का मेडिसिनल एंटीबॉडी बनने लगता है, यानी कि दवा काम करते करके रुक जाती है। तो उसके बाद में आपको 30 पोटेंसी में आना ही पड़ेगा। इस विधि से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो अगर यही C2 का इस्तेमाल अगर हम 3 बार 4 बार करें तो एग्रीवेशन हो सकता है या कष्ट बढ़ सकता है। इसलिए जो बीमारी जितना धीमी गति से बढ़ रहा है वो उतना ही धीमी गति से अगर ठीक करने का प्रयास करें, आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपका यश भी बढ़ेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारा रोग है जो धीमी गति से बढ़ता है, हमने एक उदाहरण आपको देख करके बताया। इसी तरह से अपने हिसाब से इसको ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग 1 से लेकर के प्रतिदिन से लेकर के 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंतराल पर दवा देते हैं। जैसे पिंपल्स में, मुहासा में हम लोग महीने में 1 खुराक दवा देते हैं C10 200 पोटेंसी में, अब मुहासा अक्सर ठीक हो जाता है। कभी कभी इसे 15 दिन के अंतराल पर भी देना पड़ता है या 30 दिन के अंतराल पर देना पड़ता है। इसके साथ साथ मुहासा जिस खान पान से बढ़ता है उसका परहेज भी कराते हैं। परहेज में खट्टा, बैगन, मांस, मछली, अंडा और दूध का परहेज कराते हैं। एक बात हम बता देना चाहते हैं, किसी भी बीमारी में टिश्यू डैमेज संबंधी अगर समस्या हो तो उसमें बैगन, टमाटर और दूध का परहेज कराने से अक्सर ज़्यादा फायदा होता है। नए चिकित्सकों को इसे बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और गिल्टी ग्लैंड या धीमी गति से बढ़ने वाला बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही कहना है कि जो दवा
जो बीमारी धीमी गति से बढ़ रही है उसमें दवा का मात्रा कम होना चाहिए और उसको देर देर बाद देना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं देना चाहिए। इससे आपको विशेष फायदा होगा। अब हम देखते हैं सामान्य रोग जिसमें कष्ट कम होता है या नहीं के बराबर होता है, या सामान्य बीमारी जैसे सर्दी खांसी, हल्का फुल्का दर्द, इसमें 3 से 4 बार दवा दिया जाता है। माने अगर सामान्य बीमारी हो तो इसमें 3-4 बार से ज़्यादा दवा नहीं देना चाहिए। अधिक देने से हो सकता है कि एग्रीवेशन करे या कष्ट बढ़े, तो मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप 4 बार दवा दे रहे हैं, 10 बूंद 4 बार दे रहे हैं, लग रहा है कि कुछ हल्का सा कष्ट बढ़ रहा है तो उसको 5 बूंद 4 बार कर दिया जाए, तो वही बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और इस तरह से करना पड़ता है। आप भी अपने चिकित्सा कार्य में इस तरह से करें। आप जैसे चिकित्सा कार्य करते हैं वैसे करते रहें, बिल्कुल वैसे करते रहें। आज सफलता नहीं मिले जैसे हम बताते हैं वैसे कर दीजिए, सफलता मिल जाएगी। इसलिए आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अत्यंत कष्टकर रोग जिसमें भयंकर तकलीफ होता है और ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं और छटपटाहट होता है, मरीज भागने लगता है, चिल्लाने लगता है, उस तरह के पेशेंट में दवा का सेवन जल्दी जल्दी करने पर, यहाँ तक कि 2-2 मिनट पर या 5-5 मिनट पर दवा देने पर 1 घंटे में ही तत्काल सफलता मिलती है। जैसे मान लीजिए कि पेट दर्द है, पेट दर्द भी असहनीय होता है, तो पेट दर्द में दवा अगर 3 टाइम दिया जाए भयंकर पेट दर्द में, तो पेशेंट बेचैन हो जाएगा, परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए पेट दर्द जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसमें जल्दी जल्दी दवा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि स्पास्मोडिक पेन हो, जो दर्द ऐंठन जैसा हो या रुक रुक करके हो रहा हो, तो उसमें हम लोग 5-5 मिनट पर दवा देते हैं। तो पेट दर्द ठीक करने के लिए S2, Ver2 और YE, ये 2 दवा हम D3 में 5-5 बूंद लेते हैं 100 ml डिस्टिल वाटर में, और दूसरा लेते हैं S5, F1, S10 और Ver1। ये 4 दवा हम लेते हैं इसमें, और एक रहता है S2, Ver2, ये 3 दवा उसमें। और इसे हम लोग 20 बूंद दवा 5-5 मिनट के अंतर्गत देते हैं, 5-5 मिनट के अंतराल पर। यह आधे घंटे के अंदर में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने पर 2-2 मिनट पर भी देना पड़ता है, और वहीं पर क्लिनिक में ही ठीक हो जाता है। एक और बता देते हैं, पेट दर्द की अचूक दवा है, वो है ऐसा दवा है जो कि किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, और 1 से 2 मिनट के अंदर में पेट दर्द ठीक होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए। S1 D3 में 2 बूंद और RE D3 में 2 बूंद। बढ़िया वाला एम्पुल जो आता है डिस्टिल वाटर का, मेडिकल पर मिलता है, इसे 4 ml ले लेते हैं, और 4 ml डिस्टिल वाटर में
2 बूंद S1 2 बूंद आरी मिला देते हैं। मिलाने के बाद में इसको पूरा ऐसे हिला देते हैं। हिलाने के बाद में इसको हम आधा मिनट तक इसको रखते हैं और नीचे इसमें आधा ml या 1 ml छोड़ करके 3 ml खींच लेते हैं और इसको हम छोटे बच्चों में आधा ml, किशोरावस्था के बच्चों में 1 ml और बड़े लोगों में 2 से 3 ml देते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर में पेट दर्द ठीक हो जाता है। यह किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। अक्सर रात बिरात घर में या कहीं भी आपको समय पर काम आ सकता है। यह बहुत ज़रूरी है। S1 आरी का इंजेक्शन यानी कि 14 नंबर का इंजेक्शन आप अपने यहाँ बना करके दे सकते हैं। ये 14 नंबर का इंजेक्शन मार्केट से खरीदिएगा तो आपको करीब 12 से 15 रुपया इसका कीमत है। और घर पर बनाइएगा तो 1 रुपया से कम में बन जाएगा। करीब 70 से 75 पैसे में इंजेक्शन बन जाएगा और 1 से 2 मिनट में भयंकर पेट दर्द ठीक हो जाएगा। एक बात और बता देना चाहेंगे, अगर कोई मवेशी हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, ऊंट हो या कोई भी मवेशी हो, उसमें भी ये काम करता है। अगर किसी गाय भैंस को पेट दर्द हो जाए तो उसका पहचान है कि जल्दी जल्दी उठने बैठने लगता है, तो समझ लीजिए कि पेट दर्द है इसको। वही S1 और आरी का इंजेक्शन बनाइए और 5 ml लगा दीजिए। बस 5-7 मिनट में उसका दर्द ठीक हो जाता है। एक बात और बता देते हैं, ये S1 आरी का इंजेक्शन हर तरह के इमरजेंसी रोग में काम आता है, लेकिन पेट दर्द में भी उतना ही तेज काम करता है जितना अन्य रोगों में काम करता है। S1 आरी का इंजेक्शन अमृत है। इसे आप अपने यहाँ घर पर बना करके मरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि जो बीमारी जितना ही तेज गति से बढ़ रहा है उतना ही तेज गति से इंजेक्शन दिया जाता है। एक और बात बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका लोकल इंजेक्शन लगाते हैं तो और ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी कि इंजेक्शन लगाने का स्थान जनरल हम लोग डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स में अगर लगाते हैं, डेल्टॉइड मतलब कि हाथ के मसल्स में, यहाँ पर इसको डेल्टॉइड कहा जाता है। डेल्टॉइड मसल्स में अगर हम लगाते हैं तो 4 से 5 मिनट लगता है ठीक होने में, और वही हम ग्लूटियल मसल्स में लगा देते हैं तो 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर में ठीक होता है। इसलिए आपको सलाह के रूप में हम देना चाहते हैं, आप ग्लूटियल मसल्स में ही इस इंजेक्शन को लगाएं। मतलब कमर का मांसपेशी ग्लूटियल मसल्स कहा जाता है, उसमें लगाएं तो इसमें और ज़्यादा सफलता मिलेगी। और भी आपको बता दें कि जैसे कष्टकर बीमारी और उग्र बीमारी में हमने आपको बताया कि आप दवा का इस्तेमाल जल्दी जल्दी करें। जैसा बीमारी उस तरह से दवा का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। यह अनुभव की बात है। बुक में भी उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, हमने करके देखा है और सुबह से शाम तक रोज़ हम करते हैं। आज तो हम डिस्पेंसरी बंद करने के बाद में अभी हम लाइव आए हैं तो आपको बता रहे हैं, फिर आपको और भी हम बहुत कुछ बताएंगे। तो हाँ, उसी तरह से वोमिटिंग, ये भी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ने वाला बीमारी है। जब वोमिटिंग होने लगता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और वोमिटिंग के लिए इलेक्ट्रोपैथी में सबसे अच्छी दवा S11 है, लेकिन S11 का इस्तेमाल कीजिएगा तो 1 घंटे से लेकर के 2-2 घंटे तक समय लग जाता है। 1 घंटे से तो अधिक लगता है ठीक होने में। लेकिन हम चिकित्सक अगर
वोमिटिंग ठीक करना हो तो हमको थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि वोमिटिंग आखिर कहाँ से होता है। S11 जो है ना, वेगस नर्व की दवा है गले में, और वोमिटिंग होता है स्टमक से। तो अमाशय की दवा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 15 मिनट के अंदर में वोमिटिंग ठीक हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, कितना ही अधिक वोमिटिंग हो रहा हो किसी बीमारी में, 10 से 15 मिनट में ठीक करने के लिए C15 का लेते हैं हम लोग 10 ड्रॉप, और डिस्टिल वाटर वही लेते हैं 100 ml, जो हमने डिस्टिल वाटर का विकल्प बता दिया है। और इसको हम लोग एक चम्मच दवा 2-2 मिनट पर 6-7 बार देते हैं। बस 6-7 बार, यानी कि 10-12 मिनट के अंदर में वोमिटिंग ठीक हो जाता है। इसे कहीं आप लिख लेंगे तो जीवन भर काम आएगा, किसी बुक में यह नहीं मिलेगा। ये अपने चिकित्सा कार्य का अनुभव है, और किसी के साथ अगर कहा भी जाए तो कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन आप लोग इस बात को मानिए। हमारे चिकित्सा का यह अद्भुत हिस्सा है, हम इसको चलाते हैं, और आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिए। एक बात बताते हैं आपको, जैसे इसी तरह से कष्टकर बीमारी डायरिया होता है, डायरिया जिसको दस्त कहा जाता है। तो डायरिया में भी अगर जल्दी जल्दी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत जल्दी ठीक होता है इससे। तो डायरिया ठीक करने के लिए, चाहे कितना हो भयंकर डायरिया हो, ठीक करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोपैथी में S5 D1 अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो D3 1 ग्राम गोली बना करके एक ही खुराक में अगर खिला दिया जाए तो अक्सर डायरिया ठीक हो जाता है। किसी को अगर डिसेंट्री हो, जिसको पेचिस आंव की बीमारी कहा जाता है, म्यूकस आता है, उसमें अगर B का D1 या D3 1 ग्राम खिला दिया है तो वो भी एक ही खुराक में ठीक हो जाता है। अक्सर ठीक होता है, 70% से 80% ये कामयाब है। अगर किसी भी दवा से ठीक ना हो तब हम लोग वही जल्दी जल्दी वाला विधि अपनाते हैं। पहला मिक्सचर में हम लेते हैं एस्टिन लेते हैं, S5 लेते हैं, S2 लेते हैं, C10 लेते हैं, C13 लेते हैं, C15 लेते हैं, F1 लेते हैं, और ठंडा का मौसम हो तो आरी लेते हैं, और नहीं तो G या B लेते हैं आवश्यकता अनुसार। और उसमें अगर हिचकी जैसा महसूस हो तो उसमें वर्वन भी डाल देते हैं। और इसे D3 में 5-5 बूंद सब लेते हैं 100 ml डिस्टिल वाटर में, और एक चम्मच इसको 4-4 घंटे पर देते हैं। और दूसरा नंबर के मिक्सचर में S3 और C3 या D3 में 10-10 बूंद लेते हैं, और डिस्टिल वाटर 100 ml लेते हैं। इसको आधा चम्मच दवा हम आधा घंटा पर देते हैं। अगर 1-1 घंटे पर दस्त हो रहा है तो आधा घंटा पर देते हैं। अगर 5-5 मिनट पर होता है तो 2-2 मिनट पर देते हैं, और इसे 2 से 3 घंटे में काफ़ी लाभ हो जाता है और डायरिया ठीक हो जाता है। अगर पूरा तेज गति से या बहुत जल्दी हो रहा हो तो उसमें 5-5 मिनट पर देते हैं, लेकिन पहला मिक्सचर जो है वो 3 से 4 घंटे पर चलेगा, और इसको जल्दी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से करने पर जल्दी सफलता मिलती है। पहले हम लोग क्या करते थे कि चाहे कोई बीमारी हो 10 बूंद 30 ml का दवा बनाते थे, चूँकि महंगा डिस्टिल वाटर मिलता था। 10 बूंद 4 बार, 10 बूंद
3 बार 10 बूंद सुबह शाम। और इसमें सफलता मिलती थी लेकिन संतोषजनक नहीं, टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है, आप देखते देखते बीमारी ठीक कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतना अच्छी सफलता है कि आप खुद स्वयं आप इसको इस्तेमाल करके देखें। और इस जो मैंने दवा बताया इसके साथ में पेटेंट दवा का इस्तेमाल ना करें, अच्छी कंपनी का दवा इस्तेमाल करें। अच्छी कंपनी से मतलब ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दवा होना चाहिए। ये नहीं कि 50, 55, 60 दवा मदर टिंचर मिला करके किसी एलोपैथी का लेकर के दवा बन जाए तो उसमें रिजल्ट उतना संतोषजनक नहीं आता है, इसलिए कि प्लांट उसमें सब नहीं रहता है, इसलिए उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अच्छा दवा पहचानने के लिए एक उपाय बताते हैं। कैसे पता करें कि इस फार्मेसी में अच्छी दवा बनती है? जो फार्मेसी वाला इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पौधा दिखा दे जो भारत में नहीं पाया जाता है, 16 से अधिक देशों से ये पौधा आयात किया जाता है, पोलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, पोलैंड से और भी बहुत सारे देश से प्लांट आता है, आयात किया जाता है। ये पौधा अगर दिखा दे तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा अच्छी से बन रही है, यहाँ का दवा इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ये कहे कि हमारा फार्मेसी है, हम यहाँ फार्मेसी है, वहाँ फार्मेसी है, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, टाल मटोल करे तो समझ लीजिए कि इसका दवा सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड दवा नहीं है। इसलिए ये सब बात भी सब चिकित्सकों को जानना अति आवश्यक है। फिर से एक बात बताते हैं कि जो फार्मेसी वाला अपने फार्मेसी दिखा दे या दिखाने के लिए तैयार हो जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पौधे दिखा दे, उस पौधे का जड़, फूल, पत्ती, तना, जैसे मान लीजिए कि नक्सोन क्या हो दिखा दे, पॉपुलर स्ट्रेमोलवाइड दिखा दे, बीज टॉक्सिको ऑफिसिनेलिस दिखा दे जो कि अन्य देशों से आयात किया जाता है, और भी बहुत सारा प्लांट है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस्तेमाल होता है। आर्निका मोंटेना, रस्टक्स है, इपिका क्वान्हा है, एट्रोबा बेलाडोना, ये सब प्लांट जो दिखा दे तो समझ लीजिए कि वो दवा सही है। वो किसी भी तरह से बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा। तो आप सब चिकित्सकों को ये सब जानना जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए। अब एक बात बताते हैं कि अगर कष्टकर रोग में मान लीजिए कि सर दर्द हो गया और सर दर्द को तत्काल ठीक करना हो, अगर पुराना सर दर्द हो गया तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन तत्काल सर दर्द ठीक करने के लिए डब्ल्यू थोड़ा सा रुई पे लीजिए D3 में या D1 में, और उसको जोर से, पूरा जोर से नाक से सूंघ लीजिए, इससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। या WE D3 में 10 बूंद लीजिए और 20 बूंद दवा 5-5 मिनट पर 1 घंटे पिला दीजिए और इसी को लगा भी दीजिए, तत्काल सर दर्द ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ S1 स्टेंट खाना से पहले, खाना के बाद दे दिया जाता है। अगर पेट में ज़्यादा गैस बन रहा हो तो स्टेंट के साथ वॉर्मन मिला देना चाहिए। इस तरह से हम कष्टकर रोग का इलाज, ट्रीटमेंट करते हैं और सेवन विधि इस तरह का होना चाहिए। अगर सेवन विधि पर ध्यान देते हैं तो तत्काल सफलता मिलती है, ध्यान नहीं अगर दीजिएगा तो सफलता कम मिलेगी। जब सफलता कम मिलेगी तो आपको एलोपैथी की दवा भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है रोग ठीक करने के लिए। प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक आप प्रैक्टिस कीजिए, यह बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। इसमें सुबह से शाम तक हम लोग मरीज देखते हैं, एक भी किसी एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं।
सफलता में अगर कमी आए तो आप उसका मात्रा बढ़ाइए या घटाइए या उसको चेंज कीजिए। इस तरह से अभ्यास करते करते आप बहुत सारा रोग, भयंकर बीमारी भी आप ठीक कर सकते हैं। एक बात और हम नए चिकित्सकों के लिए बता देते हैं कि आप अपने क्लिनिक में एक रफ पेपर रखिए, रफ कॉपी। जब मरीज आता है तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। मरीज अपना सब हाल बताना शुरू करता है। आप शॉर्टकट में तेजी में लिखते जाइए और जो कष्ट बता रहा है उसको ऑर्गन्स तलाशते जाइए दिमाग में कि किस अंग की बीमारी है। और उसके बाद में एक रफ बना लीजिए कि ये दवा सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर देख लीजिए, फिर उसके बाद मरीज को दे दीजिए। इस तरह से करते हैं तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। इस तरह से ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। एक बात और बता देते हैं, सेवन विधि में अगर किसी दवा पर लिखा हो या कोई आपको बता दे इस रोग में ये दवा दे दीजिए, और ये नहीं बताया कि कैसे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ये, कोई पूछे कि ये बीमारी है तो कहे कि आप S1 एस्टिन दे दीजिए, चाहे S1 दे दीजिए, S1 20 गोली दे दीजिए। और ये नहीं बताया कि कब दीजिए, कितना टाइम दीजिए, कितने देर पर दीजिए और कैसे दीजिए। तो आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रोपैथी में S1 जब हम गोली बनाते हैं तो S1 का 20 नंबर के गोली में हम लोग तर्क कर लेते हैं। मैंने 20 नंबर के गोली में ही इलेक्ट्रोपैथिक दवा का इस्तेमाल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। किसी पुस्तक में मिलता है कि 10 गोली दीजिए, 20 गोली दीजिए, तो 20 गोली वो 20 नंबर का गोली होता है, वो नहीं लिखा होता है, लेकिन वो छुपा हुआ है। जैसे कहा जाए कि आप 1 गिलास पानी पिला दीजिए, ये नहीं कहा जाए कि पानी ताज़ा पिलाइए। स्वयं पानी पिलाने वाला आदमी जानता है कि स्वच्छ पानी, ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। ऐसे भोजन करा दीजिए, ये थोड़े कहा जाए कि भरपेट भोजन करा दीजिए। ये तो स्वयं वो जानता है कि कोई किसी को भोजन करा रहे हैं तो भरपेट भोजन कराना होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रोपैथिक में कहे कोई 50 गोली दीजिए, चाहे 20 गोली दीजिए, 5 गोली दीजिए, 1 गोली दीजिए, वह 20 नंबर का गोली होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोपैथी में कोई कहता है कि 3-4 दवा का नाम बता करके बोलता है कि ये दवा चला दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये मत समझिए कि इससे हो जाएगा, कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा इसमें। तो बदलाव ये करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगी S5C5A2 लिम्फोन F1 भेनवन का मिक्सचर दे दीजिए, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और ये नहीं बताया कि कैसे देना है। आप नए चिकित्सकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब कोई बीमारी हो, नाभि से अगर नीचे है तो उसमें अगर भोजन से पहले दवा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर नाभि से ऊपर बीमारी हो तो भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद देते हैं तो उसमें वो ज़्यादा काम करता है। किसी अन्य पैथी में ये प्रोसेस नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी में है। जब कभी कोई बीमारी का इलाज कोई बताता है, अब ये नहीं बताया कि कब देना है, कैसे देना है,
आप इस नियम से आप कीजिए कि अपने चिकित्सा कार्य में भी अगर दवा आप सेलेक्ट करते हैं, नाभि से बीमारी है, नाभि से नीचे की बीमारी है तो आप भोजन से पहले दीजिए, नाभि से ऊपर की बीमारी है तो भोजन के बाद दीजिए। इस तरह से आप करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। इलेक्ट्रोपैथी में 20 नंबर का गोले इस्तेमाल होता है और चम्मच के हिसाब से दवा, डिस्टिल वाटर में जो दवा मरीज को दिया जाता है वो 1 चम्मच के हिसाब से दिया जाता है या आधा चम्मच के हिसाब से दिया जाता है। इस तरह से आप इस्तेमाल करें और अंग पर विशेष ध्यान दें। अंग पर अगर ध्यान देते हैं तो ज़्यादा सफलता मिलती है, इसलिए कि बीमारी पर ध्यान देते हैं तो सफलता कम मिलेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं, फीवर है, बुखार है, मिर्गी है और सर दर्द है या दिमाग की कमज़ोरी है या पागलपन है, सब में एक ही दवा चलता है। आप समझ सकते हैं, ये बातें किसी मरीज के सामने नहीं कही जाएगी, जो कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वही दवा है। जिस दवा से बुखार ठीक होता है उसी दवा से आप मिर्गी ठीक करते हैं, जिस दवा से मिर्गी ठीक होता है उसी दवा से आप बुखार ठीक कर होता है, उसी से पागलपन भी ठीक होता है। यानी कि हर तरह का बीमारी को ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी और दवा का इस्तेमाल आप आवश्यकता अनुसार करें तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो हम आपको सलाह के रूप में देना चाहते हैं, आप जैसे करते हैं वैसे करते रहें। सफलता कम मिले या नहीं मिले तो जो हम बता दिए हैं इसको आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और इलेक्ट्रोपैथी का ही प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए इलेक्ट्रोपैथी को भारत में आए हुए बहुत दिन हो गया, अभी तक मान्यता नहीं मिली है, बहुत कष्ट होता है। हम लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, आप इसका लाभ उठाइए और इलेक्ट्रोपैथी का ही प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रोपैथी का माहौल बनाइए, अपने मित्रों से बात भी कीजिए तो इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से भी कीजिए। हमारे घर में प्योर इलेक्ट्रोपैथी का 100% माहौल है। यहाँ तक कि आपको बता देंगे, भोजन करते समय जब दोबारा हम खाना लेते हैं या सब्जी मांगना होता है, कम मांगना होता है तो हम लोग कहते हैं कि निगेटिव में थोड़ा सा सब्जी दे दो, ज़्यादा मांगना हो तो कहते हैं पॉजिटिव में दे दीजिए। यानी कि प्योर इलेक्ट्रोपैथी का माहौल घर में हम लोग बना करके रखे हैं और हमको लगता है कि रहेगा भी, बहुत उससे आंतरिक आनंद मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी का प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा ध्यान दीजिए। डिस्पेंसरी में बैठिए तो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सोचते रहिए, और किसी भी तरह का इलेक्ट्रोपैथी का किताब मिले, बुक मिले, आप उसको खरीद लीजिए, कुछ ना कुछ तो उसमें मिल जाएगा। ट्रेनिंग देने वाले बहुत सारे चिकित्सक हैं, आपको ट्रेनिंग में बहुत कुछ बताएंगे। हो सकता है चिकित्सा कार्य अनुभवपूर्ण नहीं बताएं, फिर भी बहुत कुछ बताते हैं। और हमारे पास तो समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि डिस्पेंसरी के साथ साथ लैब का भी कार्य संभालना पड़ता है। फिर भी समय समय पर हम आपके सामने आएंगे और जहाँ तक हमें हो सके अपना अनुभव बताएंगे। बस आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।